सभा में यशीपाल जी का स्वागत है और साथ में राजेश ओबराय जी भी हमारे साथ हैं। इन्वेस्टमेंट में काफी रुचि रखते हैं, शेयर ट्रेडिंग वगैरह में। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक्सियोम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसके बारे में काफी शोध हमारे यशीपाल जी ने की हुई है। यशीपाल जी हमारे 50 साल पहले के रुड़की के सिविल इंजीनियरिंग के स्नातक हैं और काफ़ी सीनियर पोजीशन में पावर कॉर्पोरेशन में रहे थे। डिजाइन वगैरह में इनकी काफ़ी रुचि है। तो और आज की विषय पे हमारा फोकस विशेषकर रहेगा इक्विटी में, शेयर मार्केट पे। तो मैं सबसे पहले तो ऋषिपाल जी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके जो 12 एक्सियोम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं, उसमें जो पहला है ओवर लीवरेज का है। ओवर हम्म। लीवरेज आप कहते हैं इज इंजूरियस, या आपने दूसरा शब्द का प्रयोग किया शायद डेंजरस। तो ओवर लीवरेज से आपका मतलब क्या है? ओवर लीवरेज का मतलब हमारी जो समझ में आता है वो ये है कि आप जरूरत से ज्यादा पैसा लगा दें या जरूरत से टाइम रिटर्न करने में लगा दें, उसको कैश करने में लगा दें या अपना पैसा विड्रॉ करने में लगा दें। आप इस प्रिंसिपल के बारे में बताइए, जो पहला प्रिंसिपल है आपका पहला एग्जाम से। एक्चुअली पहले तो मैं ये आपको बताता हूँ कि ये जो आपने बताया ये उसका मतलब उस तरह नहीं है। ओवर लिवरेज का मतलब ये है कि ये एज ए लेमैन के भाषा में, अगर मेरी कैपेसिटी 10 किलो वजन उठाने की है और मैं 50 किलो उठा लूं तो क्या होगा? मेरा सिस्टम टोटली डैमेज हो जाएगा, फिर मैं 1 किलो भी नहीं उठा पाऊंगा। ये उसका मतलब है। अच्छा, इसको इक्विटी मार्केट में यूज कैसे करते हैं? अब सवाल उठता है ये। जी। कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं इक्विटी मार्केट में, मैं उसमें ऑप्शन और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, खाली इक्विटी की बात कर रहा हूँ, कि उसमें हम लोग जो है मार्जिन देके इक्विटी खरीद सकते हैं। उसको हम बोलते हैं मार्जिन ट्रेड फंडिंग। तो वो जो हमारा मार्जिन होता है, वो मतलब कि आप समझिए कि 20% से लेकर 30% के बीच में होता है, डिपेंडिंग की कौन सी इक्विटी है। जो जो बड़ी कंपनियां हैं जिनके में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, उनमें 18% में मिल जाएगा। जिनमें उतार चढ़ाव ज्यादा हो तो 30% में मिल जाएगा। आप इसको ऐसे समझिए कि आपके पास 1 लाख रुपया है और आपने 3 लाख रुपए का सामान उठा लिया और आप जो है उसको भूल गए रखे। तो मार्केट ऊपर नीचे हुआ और एक दिन क्या हुआ कि वो जो है 30% रेट गिर गया, तो आपका पूरा पैसा गया, आपको कुछ नहीं उसे बचा। ये है यूजनेस। हाँ, अब इसको यूज कैसे करें? हर चीज के दोनों दोनों पहलू हैं। इसको हम अपने लिए यूज भी कर सकते हैं, अपनी अच्छाई के लिए भी यूज कर सकते हैं और अपने आप को नष्ट करने के लिए कर सकते हैं, जैसे अब मैंने आपको भी बताया। और इस तरह के बहुत केस हुए हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा ILFS, उसका सॉरी कार्वी वाले में ये सारा खेल था। जो मार्जिन के जो शेयर्स उन्होंने जमा कर रखे थे इन्वेस्टर्स में, वो साफ हो गए और बाद में वो लड़ते रहे, वो बात अलग हुई। तो इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं? मैंने भी एक बार यूज किया। सपोज कीजिए कि आपको एक इक्विटी में, एक शेयर में, एक कंपनी में रुचि हुई और उसमें आपको इस समय, सपोज कीजिए आज हमारी 10 मार्च है, आपको लगा कि मार्केट गिरा हुआ है और मैं खरीदूंगा। और आपके पास, आपने सोचा भाई मैं इसमें 1 लाख रुपए का लगाऊंगा, लेट अस से अज्यूम, और आपके पास उसमें 20,000 रुपए ही है, तो आपने 20,000 के मार्जिन देके 1 लाख रुपए के शेयर मार्केट से खरीद लिए और 80,000 आपको देने हैं। क्यों आपने ये डिसीजन क्यों लिया? आपको ये लिया है कि मेरे पास एक FD है जो अगले 5-10 दिन में मैच्योर होने वाली है, तो या 1 महीने में मैच्योर होने वाली है, तो मैं 1 महीने में वहां से पैसा निकाल के इसमें जमा कर दूंगा। तो ये हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग होगी। इसको जैसे कि हम वर्किंग कैपिटल के लिए अगर हम इसको यूज करें, जैसे वर्किंग कैपिटल के लिए हम लोग लिमिट ले लेते हैं, ये हो सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत ही केयरफुल रहने की जरूरत है। और इसमें काफी केसेस ऐसे हुए हैं कि जो पैसा उड़ जाता है, पैसा बिल्कुल उड़ जाता है।
तो इसलिए मैं सबसे पहले इसलिए रखा है कि हमारी जो संपत्ति है बढ़े, अच्छी बात है, लेकिन नष्ट ना हो। अगर संपत्ति ही नहीं रहेगी तो फिर हम लोग क्या क्या पैसा कमाएँगे? भई संपत्ति से तो पैसा कमाया जाएगा। तो ये इसलिए सबसे ज़रूरी है और सबसे पहले है रखा गया इसको। दूसरा पॉइंट आपका शायद एक्सियोम ये है कि न्यूज़ एंड इवेंट्स कैन हैव ए मासिव इम्पैक्ट ऑन द मार्केट। इसके बारे में थोड़ा बताइए, इस किस तरह से रिलेट करते हैं आप? ये एक्चुअली जैसे ये इकोसिस्टम अगर हम माने इक्विटी को या स्टॉक मार्केट को, नॉर्मली लोग बाग स्टॉक मार्केट कहते हैं। इसमें एक ये बहुत बड़ी कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है और जो इसमें जुड़े हैं सभी ने सुनी होगी कि बाय ऑन र्यूमर और सेल ऑन न्यूज़। अगर आपको कोई ऐसी मार्केट में ऐसी खबर आ रही है व्हिच इज़ नॉट सपोर्टेड बाय द कंपनी, ये किसी को पता चला कि ये कंपनी इस तरह का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाली है या इसको बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, तो ये न्यूज़ नहीं है अभी, ये र्यूमर है। तो जैसे ही कुछ लोग उस समय खरीद लेंगे और जब वो न्यूज़ कंफर्म हो जाएगी तो वो बेच देंगे, क्योंकि जो भी उसका इम्पैक्ट होना वो है। लेकिन मैंने उसको उससे हटाया, वो तो एक स्पेकुलेशन हो गया, मैं स्पेकुलेशन में बिलीव ही नहीं कर रहा हूँ। मैंने उसका न्यूज़ को आप ऐसे समझिएगा कि हर कंपनी के हर क्वार्टर में रिजल्ट आते हैं और रिजल्ट की हर कंपनी डेट पहले बता देती है, कोई हफ्ता भर पहले बताती है, कोई 15 दिन पहले बताती है, डिपेंड की अपने-अपने। और जैसे ही वो वहाँ आ गई है या और भी कंपनी की और भी चीज़ें हो सकती है, कंपनी को मान लिया कोई उनका बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, वो न्यूज़ आई है। वो इस तरह की जो जो चीज़ें हैं या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आई है, जो भी चीज़ें जो हमारे स्टॉक मार्केट को इफ़ेक्ट करती हैं वो सब हैं। वो कंपनी स्पेसिफिक भी हो सकती है और पूरे बाज़ार को भी इफ़ेक्ट करने वाली हो सकती है। जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, वो तो पूरे मार्केट को करेंगी। तो जैसे ये न्यूज़ आती हैं, तो इससे मार्केट में चहलकदमी बढ़ जाती है। शुरू में एकदम नी जर्क होता है, कहना चाहिए कि एक्शन, लेकिन धीरे-धीरे उसका सबसाइड हो जाता है। तो इसलिए जानने की ज़रूरत है, अगर आपको इस शेयर में इंटरेस्टेड है, कोई उसमें ताज़ी-ताज़ी न्यूज़ अगर आई हैं, तो वहाँ आपको शांति बरतने की ज़रूरत है। क्योंकि जब वो न्यूज़ सबसाइड हो जाएगी, तो आपको उसका रेट ठीक मिल जाएगा। क्योंकि तब तक ये रेट ऊपर-नीचे होता है। अच्छा, तो ये न्यूज़ अच्छी-बुरी दोनों हो सकती है। ये न्यूज़ अच्छी-बुरी दोनों हो सकती है। अगर अच्छी है न्यूज़, तो रेट बढ़ेंगे। अगर न्यूज़ खराब है, कोई न्यूज़ ऐसी आ गई कि भई इस कंपनी ने तो ये घोटाला कर दिया, तो फिर कोई कुछ नहीं सोचेगा, धाड़, धाड़, धाड़ ताश के पत्तों की तरह उसकी रेट गिरने शुरू हो जाएगी। तो इसलिए ये भी बहुत अहम एक्सियम है, जिसमें हम इन्वेस्टर को बड़ा ध्यान रखना है, ताकि हमारी पूँजी जो है अ, ना डूबे, नंबर 1। और नंबर 2, अगर हमें किसी शेयर्स में घुसना है या वहाँ से निकलना है, तो प्रॉपर्ली उसमें से देख के निकलें। न्यूज़ को आप अपनी भाषा में ये सोच सकते हैं, लेमन की भाषा में, कि जैसे हम रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो दोनों तरफ देख के निकलें। आपको इसको इसको उससे एनालॉजी ले सकते हैं। अच्छा, कुछ न्यूज़ हमको देखने में बड़ी छोटी लगती है, लेकिन मार्केट ने उनको बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस दी, बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस दी है। तो ये चीज़ बाद में पता चलता है। जो अच्छी न्यूज़ है, जो मेरा अपना अनुभव रहा है, उसमें टाइम लगता है। उसको प्ले आउट होने में टाइम लगता है। क्योंकि मार्केट में बहुत प्लेयर हैं। सब सब उसको अपने एंगल से देखेंगे और फिर धीरे-धीरे उसमें फ़र्क आता है। लेकिन जो नेगेटिव न्यूज़ है, उसमें एकदम जो है फ़र्क पड़ता है। अच्छा, तीसरा जो आपका एक्सियोम है वो वोलेटिलिटी के बारे में है। आप कहते हैं कि जो मार्केट की वोलेटिलिटी इज़ लाइक हार्ट बीट। तो इसके बारे में थोड़ा-सा हम लोगों को समझाइए। हाँ, एक्चुअली अब आप जैसे आपने बैंक में आपको एफडी करानी है, तो बैंक जो है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बता देगा कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही रहेगा जब तक कि आरबीआई दूसरे रेट चेंज ना करे। तो वहाँ पे कोई वोलेटिलिटी नहीं है, वो फिक्स है, चाहे आज कराएँ या कल कराएँ। और वो जितना टेन्योर है आपका उतना ही रहेगा। तो वो जो इस तरह की जो फिक्स चीज़ चलती हैं, ये जो है स्टैटिक हैं, इसमें कोई वोलेटिलिटी नहीं है। वोलेटिलिटी का मतलब उतार-चढ़ाव।
जैसा हमारा दिल जो है धड़कता है बार-बार ऊपर नीचे, ये वही चीज़ है। आप इसको उसमें अगर आप देखें जब मार्केट खुला हो, किसी भी इक्विटी का पकड़ लीजिएगा, उसका रेट पल-पल ऊपर नीचे होता है। तो ये चीज़ जो है, यही इसकी एक स्ट्रेंथ है। अगर ये हो जाए कि भई इस इक्विटी का रेट जो है अगले 1 महीने तक इतना ही रहेगा, तो किसी का इंटरेस्ट वहाँ नहीं होगा। जो ये उतार-चढ़ाव है, यही इसको इंटरेस्टिंग बनाता है और यही मौके खोजता है। और चौथा जो आपका एक्सियोम्स था वो था ट्रेंड इज इक्विवेलेंट टू ईसीजी। हुँ। इसके बारे में हाँ, बिल जी। हाँ, ये बिल्कुल सही है साहब। एक्चुअली ये तो जो है पल-पल वल वाली खबर है। अब पल-पल भर खबर को देख के आप कोई नतीजा नहीं निकाल सकते। कोई नतीजा है। अगर हम वही जो ट्रेंड को हम एक चार्ट पे डाल दें, वो चार्ट जो जैसे ईसीजी का है, तो वो आपको एक उससे आप कोई मतलब निकाल सकते हैं कि ये रेट जो है इसका बढ़ रहा है, इस कंपनी का रेट बढ़ रहा है, पिछले 6 महीने से बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? आप उसको उससे उसकी जो है ग्रोथ प्लान से देख सकते हैं, कंपनी ने हमें क्या गाइडेंस दी है, तो उससे एक एक आप मीनिंग निकाल सकते हैं। लेकिन आज के रेट देख के आपको कुछ पता नहीं चलेगा। अब क्या है कि ये दोनों रेटों की यूटिलिटी क्या है? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आपको लेके बैठ जाना है, तो आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखना पड़ेगा। अगर आपको डेली ही खरीद के और बेचना है, जिसको हम ट्रेडर भी बोलते हैं, डे ट्रेडर बोलते हैं, तो उनको तो डेली वाली चाहिए। तो ये दोनों की अपनी-अपनी यूटिलिटी है। तो जिस तरह ये ट्रेंड लंबाई बनता है, उसी तरह ये डेली बेसिस पे बनता है। तो वहाँ जो पीरियड होता है, लॉन्ग टर्म में जो पीरियड होता है, डेली वाला होता है, पर डे वाला एंड वीकली वाला होता है। और जो जो हम लोग जो लोग डेली इसमें समझिए कि ट्रेडिंग करते हैं, तो उनका जो पैटर्न बनता है, उसमें जो है टाइम ड्यूरेशन 5 मिनट की है, 10 मिनट की है, इस तरह लेके चलते हैं वो। तो ये दोनों में ये फ़र्क है। अच्छा, और पांचवा सिद्धांत आपका लक और इसके से संबंधित है, हाँ, तो इसके बारे में कुछ बताएं। सर लक इसमें इस मार्केट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। इसमें सारी चीज़ आपने सब कुछ सोच के, समझ के एज़ ए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आपने पैसा लगाया। फिर भी ज़रूरी नहीं है कि आपको उसमें मुनाफ़ा हो। तो कुछ पार्ट जो अननोन है, उसको हम लक बोल सकते हैं। अगर वो हमारे फ़ेवर में आया, तो लक हो गया। अगर वो चीज़ हमारे अगेंस्ट गई, तो हमारा बैड लक हो गया या रिस्क हो गया। और लक और रिस्क का जो सबसे बड़ा जो खेल है कि जब लक हमारे फ़ेवर में होता है, तो हम सोचते हैं कि हमको ये चीज़ आ गई, कि हम लेकिन आपको जो सक्सेस हुई है, ये लक की वज़ह से हुई है कि स्किल की वज़ह से हुई है, ये बहुत मुश्किल है पहचानना। इसलिए इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग बोलते हैं बिगिनर लक। जैसे मैंने एक इन्वेस्ट किया और और आज मैंने लिया और उसमें कोई ऐसी खबर आई जो कि मुझे नहीं पता था और वो निकल आई और उसमें सर्किट लग गया। 5-5% का लगता चला गया और पता चला कि मतलब कि म 5 दिन में 25% बढ़ गया। तो मैं समझा भाई मैं तो बहुत बढ़िया स्टॉक पिकर हूँ। ये नहीं है। ये एक लक था जो आपके काम आ गया। उसी तरह लक आपके विरुद्ध भी हो सकता है। उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हम तो यार बहुत पुअर इन्वेस्टर हैं, ऐसा नहीं है। लक कैन वर्क बोथ बोथ साइड। तो इसलिए इसको भी समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम क्या करते हैं अपने आप को दोषी देते हैं, गिल्ट फ़ील करते हैं, रिग्रेट करते हैं कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करते। फिर वो जो हमारी हाइंडसाइट प्ले करने लगती है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है और मैं तो उसको मानता हूँ। मैं तो मानता हूँ कि जब लक है, आप अपना कर्म कीजिए, कर्मणे अधिकारमस्ते मा फलेषु कदाचन। ये वही चीज़। अच्छा, छठा सिद्धांत आपका जो है, मैं जो हिंदी में बोल रहा हूँ, एक्सियोम्सीय हाँ, सिद्धांत कहना मुझे ज़्यादा जी, जी। कोई सुविधापूर्वक नहीं, कोई लगता नहीं है। तो सर। जी, जी। आप कहते हैं लॉस अकर्स मच फास्टर। हाँ, हाँ। जी, छठे सिद्धांत में। एक्चुअली सर हाँ, बिल्कुल आपने ये मैं सारी चीज़ अपने अनुभव से बता रहा हूँ। लॉस है जैसे साहब इसको आप हम एनालॉजी से लेकर चलो। जो ग्रेविटी से कोई चीज़ गिरते हैं, तो बहुत फ़ास्ट गिरती है और जो हम चढ़ते हैं, तो बहुत धीरे चढ़ पाते हैं। तो जितनी भी बैड न्यूज़ है, मैं अभी न्यूज़ में बताया, वो बहुत जल्दी गिरते हैं। तो आदमी जो है उस समय वो थोड़ा-सा नर्वस हो जाता है कि यार कोई बात नहीं गिर गया, क्योंकि मार्केट में उतार-चढ़ाव होता है।
लेकिन अगर न्यूज़ गलत है और लॉस हो रहा है, तो उसमें हमको इमीडिएटली काम करना है। हमें उसको वाइंड अप करके निकलना है। जैसे अगर घर में आग लगी है, फायर फाइटर तो वाली टीम तो जब आएगी, आगे हमको अपने एंड पे भी कुछ ना करना पड़ेगा। तो ये बहुत फास्ट होता है, और ये मैंने काफ़ी, मैं तो अभी अभी कुछ दिनों से एक्टिव रहा हूँ, तो मैंने देखा है, जब जब पॉजिटिव न्यूज़ आती है, सुधीर सुधीर भाई, पॉजिटिव न्यूज़ को प्ले आउट होने में कई-कई बार हफ्ता 10 दिन लग जाता है, और नेगेटिव न्यूज़ जैसे आई, 2-3 दिन में इसका काम हो गया तमाम। ये है। अब जैसे आपने अडानी का देखा होगा, अभी अडानी एंटरप्राइज का हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट है, आप देखिए क्या हाल होगा उसका। मतलब किसी ने नहीं देखा उसका बिजनेस क्या है क्या नहीं है, वो तो बाद में पता चलेगा, है कि नहीं, क्योंकि न्यूज निगेटिव थी। सातवां आप कहते हैं कि पेशेंस इज एक्टिव एंड इनर्शिया इज पैसिव। इसका जो थोड़ा तात्पर्य समझे। ये सर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जब जब कोई निगेटिविटी आती है, या कोई चीज ऐसी होती है कि जो हमने एक्सपेक्ट नहीं की, उसमें हमको पेशेंस भी रखना पड़ेगा। अगर कोई चीज हमारी समझ में नहीं आ रही है, तो हम पेशेंस ही रखेंगे। हमें हड़बड़ी में काम नहीं करना है, क्योंकि आप देखिएगा कि अब आज भी रेट गिरे हैं, कल भी रेट गिरे। आपने एक अच्छी खासी इक्विटी ले रखी है, वेल रिसर्च, अच्छी कंपनी है, कोई कोई कमी नहीं है, और आपने उसमें पेशेंस रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो मार्केट में उतार चढ़ाव आएगा, तो यहाँ पेशेंस रखेंगे। इनर्शिया कहाँ था है, जैसे कि मतलब मैं बताया कि अडानी वाले गलत खराब नहीं आई, और आप जो है उसमें रुक गए, या उस समय एक्ट होना जरूरी है। वहां अगर आप एक्ट नहीं हो रहे, वो पेशेंस नहीं है, वो इनर्शिया है। तो ये दोनों चीज इतनी क्लोज लगती हैं कि दोनों में कोई बाहर का एक्शन नहीं है। फर्क क्या है कि जब हम पेशेंस में है, पेशेंस मोड में है, तब हमें पता है कि हम पेशेंट क्यों हैं। और इनर्शिया में है, हम इनर्शिया मोड में जब होते हैं, तो हम जो है इन इसलिए इनएक्टिव है, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू टेक ए डिसीजन, वी आर नॉट एबल टू टेक ए कॉल ऑन दैट इशू। हम उस समय कुछ कर नहीं समझ पाए। तो ये दोनों में फर्क है। आपका 8th एग्जाम है टाइम इज ए डिकेइंग एसेट। इससे क्या तात्पर्य? टाइम तो ये सब, अब आप को मैं जो बताया है कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट का है, ये प्रिंसिपल आप इक्विटी में भी लगा सकते हो, आप किसी भी इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हो। मेरी जो इन्वेस्टमेंट की जो ब्रॉडर डेफिनेशन है, इन्वेस्टमेंट इज वन थिंग, इज ए व्हीकल, जहाँ पे आपने 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 अपनी रिसोर्सिस को और टाइम को एम्प्लॉय किया, रिसोर्सिस और टाइम एम्प्लॉय किया, वो है आपका इन्वेस्टमेंट। आपने इक्विटी मार्केट में क्या है, रिसोर्सिस क्या, मनी। अभी आपने जैसे कि एक कंपनी में आपने आज लगाया, अगर आप ट्रेडर नहीं, ट्रेडर तो प्राइस मूवमेंट को खेलते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अगर आपने पैसा लगाया है एक्स वाई जेड कंपनी में, एक्स वाई जेड कंपनी पकड़ी, तो आपको बताया कि भाई ये जो है बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, और इसमें इस कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि अगले 5 साल तक हम डबल डिजिट ग्रोथ दिखाएंगे, और उनकी बैलेंस शीट हेल्दी है। तो ये क्या है, ये उसकी स्ट्रेंथ को दिखाता है। तो वहां पे हमको ये बैठ के पेशेंटली रखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी चीज है इसको वर्कआउट होने में टाइम लगता है। अब जैसे मैं बताता हूँ सर, आप भी कर रहे हैं, हम कोई प्रोजेक्ट लगाते थे पहले पहले अभी कुछ दिन पहले, मतलब इस गवर्नमेंट से आने से पहले, हमारी अप्रूवल में, इनमें तमाम चीजों में, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से टाइम बहुत लगता था। कोई प्रोजेक्ट जो कैपेक्स बोलते हैं, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसका जो प्रोजेक्ट में, तो 5 साल करीब लगता था, अब वो 3 साल में आ गया। अगर कोई कंपनी एक्सपेंड कर रही है, तो आप ये समझिए कि अगर आप उसमें आज पैसा लगा रहे हैं, तो उसका आपको रियल बेनिफिट 3 साल बाद में मिलेगा। तो 3 साल तक आपको पेशेंटली रहना है। लेकिन देखना क्या है कि उस कंपनी के साथ कोई दुर्घटना अगर हो गई है, तो आपको पहले भी उसमें से निकलना पड़ सकता है। सिर्फ दुर्घटना देखनी, अदरवाइज रेट ऊपर हो और रेट नीचे हो। जो जो पिछली बार आप कह रहे थे, बाई राइट एंड सिट टाइट, जहाँ वो काम आता है। अगर आपने सोच समझ कर पता है कि भाई इसमें रेट गिर रहे हैं, जैसे आजकल रेट गिर रहे हैं, और कंपनी आपकी ठीक है, तो आपको उसमें पेशेंस रखना है, क्योंकि आपका जो 3 साल बाद में जो प्रोजेक्ट होना है वो होंगे पूरे। उसके जो उसका जो कहना चाहिए है कि
रेवेन्यू आएगा, कैश फ्लो आएगा, वो आएगा। ये है सब। वैसे मैं तो टाइम का मतलब और डिके का औसत का मतलब ये समझता था कि अगर आपने समय से निर्णय नहीं लिया तो आपके एसेट डिके होंगे, आप डिले करते जाएंगे डिसीजन मेकिंग। तो मैं क्या गलत समझ रहा हूँ कुछ, इसको थोड़ा नहीं बताएं। नहीं, वो भी सही है। एक्चुअली ये बहुत बहुत वाइड सब्जेक्ट है इस पे वो आप जो कह रहे हो वो भी सही है। अगर हमने एक चीज को पकड़ा, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। आपने इस चीज को जीरो किया, एक्स वाई जेड कंपनी, हम नाम नहीं लेते किसी का, एक्स वाई जेड कंपनी आप पकड़ा, सब कुछ ठीक है, मार्केट शांत है, कोई इसमें हवा नहीं भरी हुई है, कोई ऐसी न्यूज नहीं आई रही जिससे रेट इन्फ्लेटेड हो, और आप फिर भी बैठे सो रहे हैं, तो वो अपना टाइम डिले कर रहे हैं। कल को फिर उसमें कोई बात है कि फिर वो बढ़ जाएगा, तो इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं। अच्छा और नमा, एक एक आप जानते हैं तो, हाँ जी, प्लीज प्लीज गो और अहेड। नमा आपका जो प्रिंसिपल है वो ये है कि एग्जिट पॉलिसी जरूर होनी चाहिए। हाँ हाँ कोई स्ट्रेटजी बिना एग्जिट पॉलिसी के हाँ, बेकार है। तो बिल्कुल बेकार है सर, ये तो अपने आप बिल्कुल में समझ में आती है, मगर कुछ और आप बताना चाहें इस पर बताएं। नहीं नहीं, बिल्कुल आता है, बिल्कुल आती है, जो आपको समझ रही है करीब करीब वही मैं समझ रहा हूँ। लेकिन फिर भी आपने है तो मैं अपने विचार जरूर बताता हूँ। एक्चुअली क्या है सर, कि एग्जिट पॉलिसी किसे बोलते हैं, कि हमें इस शेयर्स में से कब निकलना है। ठीक है सर, ये क्यों जरूरी है? अगर हम उस शेयर्स में निकलने की बात सोच रहे हैं, हमारे सिद्धांत है कि हमें, तो हमको ये भी पता होगा कि हम शेयर्स में घुसे क्यों। तो दिस पॉलिसी विल एनफोर्स कि हम उसमें घुसे क्यों, आपको ये फोर्स करेगी हम इसमें घुसे क्यों, और इसमें हमारा कितना जो है कहना चाहिए टाइम हमें देना है, नंबर एक। और इसमें क्या क्या पड़ाव आएंगे सब कुछ देख लेंगे आप। अगर आपको लगता है कि जो आपने एक स्टोरी बनाई है, जो आपने इसका एक प्लान सोचा है, अगर वो उसके हिसाब से काम नहीं कर रही है, उसके हिसाब से काम नहीं कर रही है, तो फिर आपको उसमें से निकलना पड़ेगा। लेकिन इसको इसको लिखने लिखने का सबसे बड़ा मेरा मेरा मकसद यही है कि आपको उसमें घुसने के सारे रीजन पहले ही लिखने पड़ेंगे, सारे सोचने पड़ेंगे। अदरवाइज क्या होता है साहब, हमने आधी चीज सुनी, आधी उससे सुनी, आधी दोस्त से सुनी, और उसमें घुस गई। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। अच्छा 10वां जो आपका एग्जाम है मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, और वो जनता को भी लगेगा। वो 80-20 रूल, क्या इसको हाँ, आप एक्सप्लेन करें। एक्चुअली 80-20 रूल साहब एक इकोनॉमिस्ट हुए पेरेटो, उसका है, उसने लिखा है। मैं तो ये बहुत बाद में, जब मैं इधर इन्वेस्टमेंट में आया, तो मैं तो चार्ली मुंगर से सुना था पहली बार। तो फिर मेरा इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो मैंने इसको जो सेकंड फेज में लगाया अपने। मैंने बताया ना, मेरे एग्जाम्स के दो फेज थे। एक तो जो जो मैंने आपको दे रहा हूँ, ये मेरा सेकंड है रिवाइज फेज। उससे पहले का जो मई वाला था उसमें नहीं था। 80-20 का हिसाब ये जनरल लगता है हर जगह। जो आप काम कर रहे हैं, आपका जो आउटपुट है, इसका 80% हिस्सा आपकी 20% एक्टिविटी कंट्रीब्यूट, आपकी वेल्थ का 50% हिस्सा 20% आपके एफर्ट कंट्रीब्यूट करते हैं, आपकी प्रोग्रेस का 80% हिस्सा 20% आपके कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये 80-20% ये पूरी नेचर में लगता है। आप देख लीजिएगा, जैसे हमारी एक कॉलोनी है, जैसे हमारा शहर है, चलो हम देहरादून की बात करते हैं। देहरादून शहर में 80% वेल्थ, 80% वेल्थ 20% लोगों के पास हो, तो ये जनरल है। तो इसके यहाँ पे रेलिवेंस कैसी आई, हमारा पोर्टफोलियो भी एक छोटा सा इकोसिस्टम बन गया। तो इसमें से अगर हम ये उम्मीद करें कि हर हर शेयर हमारा और परफॉर्म करेगा, इक्वली परफॉर्म करेगा, ये गलत है। ये हमको एक एक जो है पीस देने के लिए है, एक कंटेंटमेंट देने के लिए है, कि सब बराबर नहीं करेंगे, कुछ जो है इसमें से अच्छे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, और कुछ जो है खराब करेंगे। और जो खराब करेंगे तो वो हमारे स्कैनर में आ जाएंगे। अगर हम अगर उसको व्यू करेंगे कि भाई हमारा जो है इसने इस साल में इसने तो ये किया, और ये कंपनी जो हमारी हाइपोथेसिस थी उसके हिसाब से काम नहीं कर रही है, और आगे भी जो इनकी वर्किंग है, इनका मैनेजमेंट है बड़ा स्लो है, या जो चीज ये लाना चाहते हैं उसमें दूसरा इनका कंपटीटर घुस गया, तो उसमें से हमको एग्जिट होना पड़ेगा। तो ये एग्जिट पॉलिसी भी तभी काम आएगी, आपको पता है कौन सा निकालना है, जो हमारे 20% लोअर वाले हैं।
और ये वॉरेन बफेट का तो अगर आप सुनते हो, मैंने तो सुना था पिछली बार भी का, कि वो जो एजीएम में जो लेटर टू शेयर होल्डर लिखते हैं, तो वो बताता है कि कोई उनकी एक कंपनी थी, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, कि जो कि एवोनिक्स में थी, तो उसमें उन्होंने उसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन उस कंपनी का कैश फ्लो उनकी हाइपोथेसिस के हिसाब से नहीं आया, तो ही सोल्ड दैट बिजनेस। तो ये साहब थोड़ा सा एक्टिव रहने के लिए तो ये तो करना पड़ेगा, अगर हमको एक्टिव इन्वेस्टर रहना है। अगर हमको एक्टिव इन्वेस्टर नहीं बनना है, तो फिर तो उसके लिए तो रास्ते दूसरे हैं, और बहुत सिंपल रास्ते हैं, एंड दे आल्सो कैन मेक मनी। चलिए, थैंक यू फॉर दिस। माय 11th आपका जो है कि भैया 2 घोड़ों पर सवारी मत करिए आप, इसका मतलब। इसका मतलब साहब, आप मेरे से अच्छा बता दो, ये वही है जो सबको पता है कि हम दो काम नहीं कर सकते सर। जैसे मतलब अगर हम इसी फील्ड में लें कि साहब मैं ट्रेडिंग भी करूंगा और इन्वेस्टमेंट में, ट्रेडिंग इटसेल्फ इज ए गुड जॉब। काफी लोगों ने साहब ट्रेडिंग से बहुत पैसा कमाया है। ऐसा नहीं है, कोई भी विधा ऐसा नहीं कि उसमें पैसा नहीं कमा सकते। अब जैसे हमने शुरू में था ना इसमें कि बुल अर्न द मनी, बेयर अर्न द मनी, एंड पिग गट स्लॉटर्ड। तो आप जो है, अगर आपको इन्वेस्ट में करना है तो इन्वेस्ट में कीजिएगा। अगर आपको जो है ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेडिंग में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। हमारे जो है जानने वाले एक हैं, तो वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको तो मजा आ रहा है आजकल, जब मार्केट ऊपर नीचे होता है। तो उसने कहा था मैं तो इतना पैसा कभी कमाया नहीं इस साल, जबकि मार्केट इस साल आप देखिए, देख लीजिए जनवरी से अब तक तो मार्केट शायद 2.5-3% नीचे है, और वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन उनको पता है कि वो ट्रेडर हैं, ही इज नॉट इन्वेस्टर, ही नोज इट। तो यही चीज है। और वैसे बिजनेस में भी आप अपने जीवन में भी क्या है भाई, जब आप पढ़ते हो, जब मान लिया आप किताब लेके बैठे हो, किताब लेके बैठे हुए और टीवी भी खोल रखा आपने, भाई दोनों चीज तो साथ तो नहीं हो सकती, या तो आप टीवी देख लो या पुस्तक पढ़ लो, कि नहीं? ये अच्छा। मतलब जनरल है सब, जो आपको पता है वो उतना ही मुझे पता है, इसमें कोई ऐसा है। अच्छा, लेकिन मैंने, हाँ प्लीज प्लीज गो अहेड। वर्मा, आपका फाइनल सिद्धांत एक्सियोम ये है कि आ, हम्म, कोई भी प्रॉब्लम आप सिर्फ मैथमेटिक्स से नहीं सॉल्व कर सकते, हाँ, इन्वेस्टमेंट ये में। ये ये क्यों कहते हैं आप? ये और जो 80-20 वाला साहब, मेरा जो 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 ये लेटेस्ट है, पहले भी मेरे 12 थे, उसमें से मैं 2 हटाए, इनको 2 डाला। हम्म, एक्चुअली हम लोग सबकी बैकग्राउंड इंजीनियरिंग की है, सब साइंस स्टूडेंट रहे, तो हमारे बाय डिफॉल्ट हमारा माइंड जो है मैथमेटिकल जाता है। मैंने भी जब इसको थोड़ी सीरियसली लिया, तो मैथमेटिक्स में गया। मैंने ये जो है क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट पढ़ी, ये सीखी, कौन सीखी? ये किताब बहुत मोटी है, और सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बाय फिशर। ये वही पढ़ते हैं जो कि सिक्योरिटी एनालिसिस का सर्टिफिकेशन करते हैं। और कोशिश की, लेकिन इसमें हाँ, एक मैंने और वो किताब पढ़ी है, वैल्यूएशन वाली, अश्वत्थाम दामोदरन ने। तो आप कंपनी का कैसे वैल्यूएशन करते हैं, वो सब पढ़ा। लेकिन इसको पढ़ने के बाद में भी ये नहीं कि आपको परफॉर्मेंस मिली जाएगी, क्योंकि इन चीजों में, वैल्यूएशन में, हम लोग एक अजम्पशन लेके चलते हैं कैश फ्लो की। जैसे मैंने वारेन बफेट जी का बताया था, उन्होंने एक अजम्पशन ली, एक कंपनी में स्टेक लिया, बट दोज अजम्पशंस वर नॉट वर्किंग एज पर हिज दिस थिंग एस्टिमेट्स, तो उसने एग्जिट कर लिया। तो इसलिए आप मैथमेटिकली तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है। हमें काफी इसमें मैथमेटिक्स जहां लग सकता है वहीं लगना है। कुछ हमको रेशियोज वगैरह निकालने हैं कंपनीज के, कंपनी के फाइनेंशियल स्मार्टनेस कैसी है, उसमें तो हमको जरूरत है। लेकिन वो कंपनी सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट होगा नहीं होगा, ये टोटली मैथमेटिकल से नहीं ट्राई किया जा सकता। ठीक है, क्यों नहीं किया जा सकता? इसमें मेरी जो सोच है, जो मैंने अनुभव किया सर, कि ये फील्ड पूरा बड़ा अनसर्टेन है और बहुत कॉम्प्लेक्स है। आप देखिएगा कि ये कोरिया वाला, नॉर्थ कोरिया वाला कल कुछ भी बोल देगा, और सबको पता है वो पागल है, लेकिन फिर भी स्टॉक मार्केट में चहलकदमी हो जाए। क्या करोगे उसमें? कोई मैथमेटिक्स में ही नहीं इसका कोई। तो इसलिए जो हमारी मैथमेटिक्स की जो एक वो है, उसकी लिमिटेशन जानना जरूरी है हमारे लिए, इसलिए मैंने इसको रखा कि मैथमेटिकली हम नहीं टोटली कर सकते, तो हमें अच्छा, थोड़ी इससे सी अच्छा, इससे हाँ पहले कि मैं सैनी साहब हाँ और ईश्वर राय से अपने जिज्ञासा आपके सब्जेक्ट के बारे में पूछने के लिए कहूँ, मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। मेरी तो सोच ये है कि जैसे आपने बताया है कि
बाय राइट एंड सिट टाइट, एक तो ये सिद्धांत बहुत अच्छा था। एक वॉरेन बफेट का जो सिद्धांत आपने बताया है कि यू शुड नॉट लूज योर कैपिटल, कैपिटल लूज ना करें, ये सिद्धांत सभी का रहता है। वैसे तो वॉरेन बफेट ने भी बताया है, ये कॉमन ही बात है। और तीसरा जो आपने कहा, अल्फ्रेड आइंस्टीन कहते हैं मेक थिंग्स सिंपल नॉट सिंपलर। तो इस मेक थिंग्स सिंपलर का मतलब हम ये सोचते हैं कि आप बिल्कुल हल्के से सॉल्व नहीं करिए प्रॉब्लम, और परफेक्टली सॉल्व करिए तो सिंपल हुई। और बीच में ही अगर कहीं आपने किसी कम्युनिकेशन को डाल दिया तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। तो इसके अलावा आपने ये भी बताया था हमको कि योगा और भगवत गीता से डिसीजन मेकिंग, ये हम शेयर मार्केट एंड इन इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट में भी ले सकते हैं, मगर इस सब्जेक्ट को हम बाद में लेंगे। पहले अगर कोई प्रश्न सैनी साहब पूछना चाहें ये बारह सिद्धांतों के बारे में, तो मैं पहले आपसे सैनी साहब आपका वेलकम करते हुए, आप आए आज हमारी इस चर्चा में, इसका साधुवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ प्रश्न पूछिए हमारे एक्सपर्ट ऋषिपाल जी से। मैं आपको मेरा प्रणाम, थैंक यू। ऋषिपाल जी को प्रणाम, और एक सज्जन और बैठे हैं उनको भी मैं अपने सादर वो प्रणाम राजेश ओबराय हैं जी साहब, प्रस्तुत हमारे करता बैच के ही हैं। और सैनी साहब के हूं। जी बारे में राजेश ओबराय जी बता दें, आप हमारे सीनियर हैं, 72 बैच के सिविल इंजीनियर हैं, पीडब्ल्यूडी से रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं, कई किताबें लिखी हुई हैं, कवि भी हैं, और ब्रिज भी बहुत सारे डिजाइन किए हुए हैं। बहुत सारी खूबियां आपकी। सैनी साहब बोले। देखिए, मैंने आपकी बात ऋषिपाल जी की बड़ी ध्यान से सुनी, और मुझे कोई मेरी जिज्ञासा इसमें ऐसी नहीं है, लेकिन मुझे जो इनकी बातें समझ में आई वो बहुत अच्छी हैं। कोई भी काम करें, ये खाली इन्वेस्टमेंट और शेयर का नहीं, सभी में सिद्धांत लागू होते हैं कि हर चीज के लिए यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव, आपको उस पर फोकस रहना होगा। अगर फोकस नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसमें कठिनाई हो सकती है, परेशानी हो सकती है। इस शेयर के इन्वेस्टमेंट में या ट्रेडिंग में आपको बहुत बड़े टाइमली डिसीजन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपने बताए। और आपको एक्टिव, डायनेमिक, और समटाइम्स यू नीड इनर्शिया आल्सो। और द वंडरफुल प्रिंसिपल 80-20 इज द दिस प्रिंसिपल एग्जिस्ट। और ये कैसे ऐसे 80-20 है, ये केवल प्रैक्टिकल ही दिखाई देता है। बाकी इसके पीछे क्या थ्योरी बनती है ये तो समझ में नहीं आया। लेकिन जो इन्होंने बातें बताई हैं उनको अगर हम ध्यान रखेंगे तो वी कैन अर्न बेटर। हम अपनी कैपिटल को लूज करने में कुछ हद तक इसमें कामयाब हो सकते हैं अगर हम इन सब चीज़ों में अटेंशन रखें। बाकी तो ये बहुत आपका बड़ा अनसर्टेन और बिजनेस है। आपके हाथ में बहुत सारी चीज़ें नहीं है, शायद आपके हाथ में 80% बातें न हो, 20% ही आपके हाथ में हो, बाकी तो सब लक पे और उस पे ही सब है। तो मैं आपको ऋषिपाल साहब को साधुवाद देता हूँ, और बहुत बहुत इन्होंने जो एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और एक अपने एक्सपीरियंस से जो चीज़ें बताई हैं वो यूजफुल होंगी इन्वेस्टर्स के लिए, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सैनी साहब। अब मैं
रईस ओबराय जी का परिचय देते हुए कि हमारे क्लासमेट हैं और मैकॉन में जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए और ही इज वेरी शार्प एंड वेरी इंटरेस्टेड इन्वेस्टर इन ट्रेडिंग एंड ऑल दिस, और उनका जितनी भी बखान किया जाए कम है। रईस ओबराय जी, मैं आपसे चाहूंगा और कि आप इस पर भी पहले टिप्पणी करें और उसके कि ये जो इक्विटी है, और इक्विटी में जो हमारे ऋषिपाल जी कहते हैं कि म्यूचुअल फंड भी आप शामिल कर लीजिए। दूसरा कंपोनेंट वो ये कहते हैं कि जो डेबिट फंड है या एफडी वगैरह है। तीसरा वो कहते हैं रियल एस्टेट है, और चौथा गोल्ड है। उसमें अगर किसी के पास 1 करोड़ पूंजी है तो कितना प्रतिशत कहाँ किसको इन्वेस्ट करनी चाहिए। और उससे पहले रईस ओबराय जी, कोई टिप्पणी या कोई जिज्ञासा आपकी हो जो आप ऋषिपाल जी से पूछना चाहें, उसके बारे में बताइए। थैंक यू सुधीर कुमार जी। ऋषिपाल जी ने बहुत बढ़िया अच्छे पॉइंट बताए हमको, पर मैं ऋषिपाल जी से एक ही बात बताऊंगा। ऋषिपाल जी, हम लोगों की एज ट्रेडिंग करने की नहीं है। और रिसेंटली आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल जो कि सेबी ने पब्लिश किया हुआ था। 89% पीपल लूज इन ट्रेडिंग, ओनली 11% पीपल आर मेकिंग प्रॉफिट इन ट्रेडिंग। और बोलता है वो भी 11% लोग जो है उसमें से मेजर पैसा उसमें से भी वो उनका कमीशन में निकल जाता है। तो एट आवर लेवल हम लोगों को ट्रेडिंग टोटली अवॉइड करनी चाहिए। और दूसरा, जहां तक है कितना परसेंटेज कहाँ लगाना, आई फील कि दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर एज। हम लोगों की एज अब ज्यादा इक्विटी में लगाने की नहीं है। और हम ऋषि जी से बोलूंगा, ऋषि जी बहुत कुछ अच्छा बताया आपने, पर व्हाई डोंट यू टेल सम गुड शेयर्स आल्सो, जो कि खरीदना है बेचना है उसके बारे में भी एटलीस्ट शेयर नहीं बता सकते तो एटलीस्ट कौन सा एरिया में किस से रियल स्टेट में अच्छे रहेंगे, बैंकिंग में अच्छे रहेंगे, ये भी कुछ बताइए। थैंक यू। थैंक यू मिस्टर ओबराय। ऋषिपाल जी, आप इस सेशन को थोड़ा सा कंक्लूड करिए, और जो चारों हेड्स हैं जिस पर हम लोग इन्वेस्टमेंट की चर्चा करते हैं, मैंने आपसे चर्चा से पहले भी अनुरोध किया था कि एक कंपोनेंट क्या शेयर किया जाए, कितना किसमें इन्वेस्ट किया जाए, उसमें इसके बारे में थोड़ी टीका टिप्पणी करें। पर सुधीर जी, हर बार क्लोज करने से पहले एटलीस्ट ऋषि जी को एक शेयर बताना है। हाँ, वो तो अब जब खुल के सीधी बात हो जाए इस सब्जेक्ट के बारे में, तो टिपिकल बातें की थी हम लोग, की बात करना चाहते हैं। ऋषिपाल जी, मेरी जिज्ञासा थोड़ी सी ये है कि जो भी आपने लिखा अपने अनुभव के आधार पर बहुत अच्छा लिखा, मगर देखिए एक बिगनर लेवल का जो इन्वेस्टर होता है उसको, वो तो जनरली यही सोचता है जैसे हम सोचा करते थे कि भाई जिसके पास कॉमन सेंस है तो फिर सब कुछ पता ही है कि भाई योग पे ध्यान रखिए, योगा ने जो पढ़ाया है, योगा ने सिखाया है, और हमारी भगवत गीता जो जिसका ट्रांसलेशन सैनी साहब ने किया है, सब प्रिंसिपल उसमें दिए हुए हैं। तो कुछ नई बात, कुछ इस तरह की बात जो थंब रूल की तरह से लोग माने, वो तो मैं वॉरेन बफेट का वो प्रिंसिपल मानता हूँ कि सब अपनी आप कैपिटल को, पूंजी को बचा के रखें, उसी पे निगाह रखें, सबसे अच्छी बात है। और दूसरा जो प्रिंसिपल जो आपने हमें पिछली बार बताया था कि वाई राइट एंड सिट टाइट, और तीसरा जो मेरी सोच ये है कि भाई आप अपने हिसाब से मनी जितना आपका स्पेयर है उस हिसाब से रेशियो बनाइए। मैंने एक बार आपसे चर्चा की थी कि भाई रियल एस्टेट में बच्चे पहले आजकल रियल एस्टेट में मकान अपने लिए चाहते हैं, मगर मेरा मानना यह है कि रियल एस्टेट के लिए लोन लेते हैं, लोन का रीपेमेंट होता है, वो भी तो इन्वेस्टमेंट में जाता है। तो मेरा मानना यह है कि बच्चे हों चाहे बड़े हों, उनके लिए कोई थंब रूल इन चारों सेक्टर में, भैया कितना गोल्ड लें, कितना रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, और बुढ़े लोग तो एफडी और डेबिट फंड में ज्यादातर लगना चाहते हैं, जैसे राजेश भाई ने कहा कि ये एज नहीं है। 89% लूज करते हैं लोग जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। मेरा भी अनुभव रहा है बहुत। सुधीर, शेयर मार्केट हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग में 89%। हाँ, 89%। और मेरा ट्रेडिंग मेरा अनुभव भी ये रहा है कि एकदम सब आप जब डे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं और मार्जिन में आपने सब शेयर खरीदे होते हैं,
तो एकदम अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगता है। अपर सर्किट में तो खैर लाठी खुलती है, लोअर सर्किट में आपके बाजे बज जाते हैं, तब आप हिम्मत नहीं कर पाते हैं कि आप शेयर रिटेन ही कर लें। हमारे हिसाब से मैंने कई बार देखा है कि लोअर सर्किट रखने के बावजूद भी कई बार शेयर काफी ऊपर जंप मारता है। तो उस टाइम अगर हम लोग कुछ किस तरह से सोचें, मुझे लगता है कि जब जब हमने लोअर सर्किट रखने के बाद सरेंडर कर दिया तो हैवी लॉस हो गया। इसके बारे में कुछ आप अपनी बता सकें? रईस ओबराय जी, आप बताओ, आप सबसे पहले बताइए, फिर ये सुधीर जी, हम ट्रेडिंग एकदम करते ही नहीं है, ओनली कैश में शेयर खरीदते हैं और रख लेते हैं, और जब स्टॉप लॉस लगा के रख लेते हैं, बिक गया बढ़ गया, नहीं तो वो, पर हाँ काफी स्टडी करके ही खरीदते हैं। तो ये तो अच्छी बात है। दिस इज द परफेक्ट थिंग कि आप अच्छा शेयर खरीदें, उस पर बात रखें, सो ना जाएं, न्यूज़ वगैरह को ही पढ़ते रहें, और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले ही उसको बेच देते। 4,000 की जगह 3,500 पे तो बेटर था, और आप सोते ही रहेंगे तो ऐसा ही होगा। मगर मेरा ये भी मानना है कि अडानी वाला भी शेयर बढ़ भी सकता है। पूरा गैम्बल है इसमें, 50-50 का गैम्बल है, कम से कम डबल तो हो ही सकता है। ऋषिपाल जी जो जो अडानी पावर का 150 पे शेयर चला गया था, आज वो 200 पे पहुंच गया।